क्या आपको फंजाई के विभिन्न वर्गों के बारे में जानने की उत्सुकता है? तो चलिए आइए अब हम फंजाई के विभिन्न वर्गों की चर्चा करते हैं और उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जो फंजाई के विभिन्न वर्ग हैं उनमें फाइकोमाइसेटीज पहला वर्ग है, इसके बारे में बात करते हैं। फाइकोमाइसेटीज जलीय आवासों, गली सड़ी लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक जाल अपठीय तथा बहुकेंद्रित होता है। अलैंगिक जनन चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। ये बीजाणुधानी में अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं। दो युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं। इन युग्मकों की आकारिकी एक जैसी अर्थात समयुग्मकता अथवा भिन्न, जिसको हम असम युग्म की अथवा विषम युग्म की कहते हैं, हो सकती है। इसके सामान्य उदाहरण आपके आसपास ही हैं। आपने अक्सर देखा होगा म्यूकर राइजोपस, जो डबल रोटी या रोटी के ऊपर लग जाती है, इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ, तथा एल्ब्यूगो जो सरसों के पत्तों पर लग जाती है, इसको हम परजीवी फंजाई कहते हैं। इसका दूसरा वर्ग है एस्कोमाइसेटीज। इसे सामान्यतः थैली फंजाई भी कहते हैं। विरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसेटीज एक कोशिक जैसे यीस्ट, इसको हम अंग्रेजी में सैक्रोमाइसीज के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये बहुकोशिक जैसे पेनिसिलियम एक उदाहरण है, होती हैं। ये मृतजीवी अपघटक परजीवी अथवा शमलरागी अर्थात जैसे पशुओं की विष्ठा है, गोबर है, इस पर उगने वाली होती हैं। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं, जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनिडियम धर कहते हैं, इस पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। कोनिडिया अंकुरित होकर के कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु थैलीसम एस्कस में अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। ये एसाई कहलाते हैं, जिनको हम एक वचन में एस्कस कहते हैं। विभिन्न प्रकार की फलनकाय में लगी रहती हैं, जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। चलिए इनके कुछ उदाहरण बताते हैं आपको। उदाहरण हैं इनके एस्परजिलस, क्लेविसेप तथा न्यूरोस्पोरा। बच्चों, इन उदाहरणों में जो न्यूरोस्पोरा है, इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक प्रयोगों में बहुत तायत से किया जाता है। इसी कारण इसका वही महत्व है जो जंतु जगत के ड्रोसोफिला का होता है। इस वर्ग में आने वाले मॉरेल तथा ट्रफल खाने योग्य होते हैं और इन्हें सुस्वादु भोजन समझा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे फंजाई के एक अन्य वर्ग की, बेसिडियोमाइसेटीज की। बेसिडियोमाइसेटीज के ज्ञात सामान्य प्रकार हैं मशरूम, ब्रैक्ट फंजाई अथवा पफ बॉल। ये आपने अक्सर देखा होगा मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्ष के ठूंठों पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं, जैसे किट तथा कंड। अभी हमने बताया था आपको कि गेहूं में किट रोग होता है। कंड रोग भी हमने गेहूं की बालियों में देखा है, जिसमें गेहूं की बालियों में काला काला पाउडर जैसा चूर्ण जैसा निकलता है, वो स्मट रोग होता है। कवक जाल शाखित तथा पठीय होता है। इसमें अलैंगिक बीजाणु प्रायः नहीं होते हैं, लेकिन कायिक जनन खंडन विधि द्वारा बहुत सामान्य है। इसमें लैंगिक अंग नहीं होते हैं, लेकिन इसमें प्लाज्मोगैमी विभिन्न स्ट्रेनों वाली दो कायिक कोशिकाओं अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होती हैं। इसमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्र की होती है, जिससे अंततः बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम में केंद्रक संलयन होता है, जिसे हम कैरियोगमी कहते हैं, तथा उसके बाद मियोसिस होती है, जिसके कारण 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम पर बहिर्जातीय उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम फलन काय में लगे रहते हैं, जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। इसके कुछ सामान्य उदाहरण एगेरिकस, जिसको मशरूम कहते हैं, आस्ट्रेलैगो, जिसे हम कंड कहते हैं, तथा पक्सीडिया, जिसे हम किट फंगस कहते हैं, ये होते हैं। इसके बाद हम एक और वर्ग की बात करेंगे, ड्यूटेरोमाइसेटीज। इसे प्रायः अपूर्ण कवक भी कहते हैं। अब ये बात आप नोट कर लीजिए परीक्षा की दृष्टि से कि ऐसा कवक का कौन सा समूह है जिसको हम
अपूर्ण कवक कहते हैं? तो उत्तर है ड्यूटेरोमाइसीटीज, क्योंकि इसके केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। जब इस फंजाई की लैंगिक प्रवस्था की खोज हो जाती है तब उसे उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है। यह भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्थाओं को एक नाम दे दिया गया हो और उन्हें ड्यूटेरोमाइसीटीज में रख दिया गया हो, और लैंगिक प्रवस्था को दूसरे वर्ग में बाद में जब उनके अनुबंधों अर्थात कड़ियों का पता लग जाए तो फंजाई की उचित पहचान हो गई हो, तब उन्हें ड्यूटेरोमाइसीटीज से निकाल लिया गया हो। एक बार जब ड्यूटेरोमाइसीटीज के सदस्यों की उचित लैंगिक प्रवस्था का पता लग जाए तब उन्हें एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज में सम्मिलित कर लेते हैं। ड्यूटेरोमाइसीटीज केवल अलैंगिक बीजाणुओं, जिन्हें कोनिडिया कहते हैं, उनसे जनन करते हैं। इसके कवक जाल पटीय तथा शाखित होते हैं। इसके कुछ सदस्य मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं, लेकिन उनके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं, अर्थात जो मृत प्राय जैविक पदार्थ हैं उनके अपघटन में लगे रहते हैं और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं ऑल्टरनेरिया, कोलियोट्राइकम तथा ट्राइकोडर्मा। हमने फंजाई के विभिन्न वर्गों की बात की है, हमने फंजाई के कुछ महत्वपूर्ण अभिलक्षणों की बात की है। अब हम बात करेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये कवक की क्या भूमिका हो सकती है, कहाँ कहाँ हमारे लिए ये उपयोगी हैं, कहाँ कहाँ ये हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम बात करते हैं उपयोगिता की। तो बच्चों, ये अधिकांशतः पारिस्थितिक तंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण अपघटक हैं। अपघटक आप जानते होंगे, जब किसी मृत जैविक पदार्थ का क्षरण होता है, अपघटन होता है, तो वो अपघटन इन्हीं के द्वारा होता है। ये कई पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए माइकोराइजा। माइकोराइजा जो चीड़ है उसकी जड़ों में पाया जाता है, जहाँ पर ये पानी के अवशोषण में, खनिज के अवशोषण में उनको सहायता करता है। कवक को मशरूम के रूप में, भोजन के रूप में लिया जाता है। आपने अक्सर मशरूम की सब्जी खाई होगी, बनाई होगी। बेकरी में डबल रोटी, केक तथा जो दूध की डेयरी की इंडस्ट्री है, व्यापार है, उसमें पनीर बनाने में तथा जो अल्कोहल की जो औद्योगिक इकाई हैं उसमें बियर बनाने में, उसमें जो प्रक्रिया है किण्वन, उसमें वो मदद करते हैं। इनका उपयोग एंटीबायोटिक्स बनाने में भी होता है, जिससे एंटीबायोटिक दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। इनमें से कुछ का उपयोग यूकैरियोटिक आनुवंशिकी और चयापचय अध्ययन के लिए मॉडल जीव के रूप में किया जाता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी न्यूरोस्पोरा की। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि संसार में सबसे बड़ा जीव कौन सा है? अब आप कहेंगे कि फंजाई पढ़ाते पढ़ाते बड़े जीव की बात कर दी, तो ये बच्चों बड़े आश्चर्य की बात है। मैं बता देता हूँ आपको कि आर्मिलेरिया ऑस्टोई, जिसको हम ह्यूमोंग फंगस भी कहते हैं, ह्यूमोंगस फंगस कहते हैं, ये एक फंगस है जो कि अमेरिका में ऑरेगन प्रांत में मलहूर राष्ट्रीय वन में पाया जाता है और ये इतना बड़ा है कि लगभग 4 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है।